जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा वाह क्या बात है, क्योंकि अब होने वाला है एक नया आगाज। अब हम सुनने वाले हैं कहानी, वो कहानियाँ जो अब तक हम में से कुछ लोग रेडियोस पर सुनते आए हैं, स्पेशली दोज आर फ्रॉम राजस्थान, तो उन्होंने तो डेफिनेटली सर को सुना ही होगा कभी ना कभी। अब हम बुलाने जा रहे हैं नन अनदर देन मिस्टर रजत मेघनानी सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर कहानी के ज्येष्ठ सदस्य श्री परमानंद जी पाटीदार सर टू काइंडली वेलकम सर फॉर टुडेज ऑनर। इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ही इज़ वर्किंग फॉर पास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 साल से वो एक स्टोरी टेलर और रेडियो जॉकी, एज अ रेडियो जॉकी काम कर रहे हैं विद रेडियो राजस्थान। And the most important thing that he has achieved in his life is Golden Mic Award। ये बहुत ही बड़ी बात होती है किसी भी आर्टिस्ट या किसी भी रेडियो जॉकी के लिए, सो एक बार जोरदार तालियां। He has also worked for the current ruling political party for their promotions. So sir, over to you. A very warm welcome on behalf of Prachi sir. Thank you sir। कहानी क्यों सुनानी है? ये आपने वो पर्चा पढ़ा होगा तभी लगा होगा, तो कहानी क्यों सुना रहे हैं लोग? हमारे पास कम है खुद की कहानियाँ, उसकी भी सुने हम लोग। नहीं, मैं समझ सकता हूँ ना, थोड़ा सा हमें आइस ब्रेकिंग तो करनी पड़ेगी। मुझे समझ में आ रहा था जब वो लिखा गया था कहानी वाला मतलब। और ये हर बार होता है जिसमें कुछ लोग मेरे को बोलते थे सर जानवरों वाली कहानियाँ मत सुना, बच्चे नहीं है। हाँ सर, मैं कोशिश करूँगा, फिर भी मेरी कहानियों में जानवर हूँ। अच्छा, कहानी मैं मतलब क्यों सुना रहा हूँ वो तो खैर ड्यूरिंग द सेशन आप लोगों को पता चल ही जाएगा, पर सुनाने का एक छोटा सा मेरा वो है रिक्वेस्ट कि आप सबका ध्यान थोड़ा पास अगर आप आ जाए। ऐसा हो सकता है कि हम थोड़ा और नज़दीक आके बैठे, थोड़ा कुर्सियाँ अगर हम नज़दीक कर पाए, ऐसा कर सकते हैं। तो स्कूल में जैसे हम बैठते थे ना वैसे बैठ जाएं, थोड़ी मस्ती के माहौल में, थोड़ा सा कैजुअल हो जाए, ताकि ये नहीं हो कि हम कुछ फॉर्मल सेटअप, कुछ फॉर्मल काम कर रहे हैं। सबसे पहली कहानी, हम सबके पास एक कहानी होती है। एक जो सब सुनते हैं वो है राम कहानी, और एक जो आपने बहुत छुपा के रखी है वो है नाम कहानी। आपके नाम की एक कहानी होती है, किसी ने रखा होता है, किसी को कोई पसंद होता है इसलिए आपका नाम चिपका दिया जाता है। जैसे मुझे बहुत सारे ऐसे सेशंस में लड़कियां मिली जिनका नाम डिम्पल है। मैंने कहा आपके पापा लोगों को पूछना पड़ेगा कि उन्होंने डिम्पल क्यों रखा है, ये क्या उनके मन के अरमान थे डिम्पल वाले, तो उन्होंने अपने बच्ची पर रख दिया डिम्पल। तो थी तो वो कपाड़िया, पर अपनी तो नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पर बेटी का डिम्पल, गर्ल से डिम्पल। एनीवे, आपका नाम रजत क्यों है? मुझे माइक मिलेगा प्लीज? तो आपका नाम रजत किसने रखा, कैसे रखा, वो कहानी बताइए। हाँ, कोई और रीजन रखने का स्पेसिफिक? वो दादी जानती है। वो दादी चांदी जैसे चमकते थे जब पैदा हुए। ये चांदी जैसे चमकते थे जब पैदा हुए। देखिए कहानी बन रही है, और किसी के नाम की कोई इंटरेस्टिंग कहानी है तो प्लीज मुझे वो कहानी दीजिए कि आपका नाम कैसे पड़ा, किसने रखा? हाँ सर। मेरा नाम तो पंडित जी ने रखा, क्योंकि मेरी राशि उस टाइम जब पैदा हुआ तो थोड़ा सा नाम रखना था, हमने परमानंद रखा। सबसे ज्यादा आनंद आया परमानंद, तो उन्होंने परमानंद। और किसी का नाम क्यों रखा गया? सबके पीछे कोई तो होगा, बुआ ने आके बोला होगा, कोई बता दो वो की कहानी। प्रभु दादा। प्रभु दादा ये इधर प्रभु दादा, आपका नाम क्या है और क्यों है? प्रभुदयाल पाटीदार, मम्मी पापा ने रखा। प्रभु की दया, प्रभु दया, हम ये माने। प्रभु की दया से आप आए थे इसलिए नाम रखो। और बताइए मुझे आपके नाम की कहानी क्या है? सर आपका नाम क्या है? कमल नाम, कारण कोई अच्छी चीज, मतलब तब तो मेरे हिसाब से बीजेपी भी ऐसा नहीं है कमल नाम रखता है, नहीं है। अच्छा, और मुझे बताइए आप एक चीज। मेरा ज़्यादातर जो नाम का मामला जो दादा ने बताया, राशि के ऊपर पंडित जी 5 अक्षर को एक अक्षर देते हैं, उसके आधार पे नाम चयन करना होता है। तो ज़्यादातर उसी अक्षर के हिसाब से नाम, तो मेरा भी उसी हिसाब से गोपाल कृष्ण दोनों, मतलब गोपाल कृष्ण पूरा नाम रखा गया। आपका नाम क्यों पड़ा कृष्ण दान के जुड़ा बता दो। मेरा नाम पवन कुमार अग्रवाल है, और मेरा नाम परिवार वालों ने हमारे परिवार पर बालाजी की, मतलब बजरंगबली की बहुत कृपा है, और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ हूँ, तो इसलिए मेरा नाम बजरंगबली के नाम पे, पवन पुत्र के नाम पे पवन कुमार रखा गया है। तो एक नाम होते थे भगवानों के नाम पर ही मैक्सिमम, गोपाल कृष्ण, पवन पुत्र। अलग लगता है कि इनका नाम पवन क्यों है बताइए?
हमें ऐसा लगता है कि उनको पहले लग गया था इनकी फैमिली को कि बाद में आंधी बन के सबको उड़ा देंगे। क्या बात है। इसलिए इनकी फैमिली ने इतना बोला। क्योंकि उड़ते अपने झोंके हैं। तो कई बार नाम बाद में भी रखा जाता है, दोस्त रखते हैं कि पवन का एक्सप्लेनेशन। इधर से भी नाम मुझे बताना चाहेगा कि उनका नाम क्यों है, ये नाम कहानी कहाँ से है? सर आपका नाम? सचिन कैसे मतलब? तेंदुलकर ने छक्का मारा। वो वहाँ से आया सचिन तेंदुलकर की वजह से। उस जमाने में काफी फेमस थे, तो उसी नाम से मिलता रहेगा। कोई और बताना चाहेगा अपना नाम, अपने नाम का? बताइए आपका नाम कैसे रखा? मेरा नाम तो सर मतलब बड़ा वो था कि राहुल नाम रखा गया था। अब राहुल नाम रख दिया, फिर क्या हुआ, मेरे पिताजी की साली है, मेरी माता जी कह रही थी पुराना नाम है, पिताजी माने नहीं। साली आई, साली बोली बहुत पुराना नाम है, तब तक बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा जा चुका है। तो पापा ने एरो लगवा के ऊपर रजत लिखवाया। तब मेरी माँ हर बार पूछती, मेरी तो मानी नहीं तुमने, साली आई तो तुम्हें लग रहा था ये पुराना नाम है। तो मेरे डेट ऑफ बर्थ में लिखा हुआ ऊपर एरो बना के रजत, राहुल रजत मेघनानी। तो मैं ऊपर वाले दिखाता हूँ, ये वाला पढ़िएगा सर, नीचे वाला मत देखिए। एनीवेज, तो देखिए नाम कहानी होती सबके पास है। तो सबसे पहली कविता आपने कौन सी सुनी होगी? पहली कविता मछली जल की रानी। मछली जल की रानी है। जोर से, मछली जल की जीवन उसका हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, बाहर निकालो, पानी में डालो तो तर जाती है। ये अभी की जनरेशन को ऐड करा दिया, उनको लगता है मछली मारूंगा, ये बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो उनको बोला पानी में डालो तो तर जाती है। तो मैंने क्या किया, पहले तो ये बदल दी थोड़ी सी, मैंने इसको नया करते हैं यार, ये बहुत पुरानी है, वर्षों से चल रही है, इसको चेंज करते हैं। तो मैंने लिखा कि मछली जल की रानी नहीं है और जीवन उसका पानी नहीं है। मछली जल की रानी नहीं है और जीवन उसका पानी नहीं है। हाथ लगाओ तो डरती नहीं, बाहर निकालो तो मरती नहीं। अरे मछली हो गई सयानी है, बदली उसने ये कहानी। मछली हो गई सयानी है, बदली उसने ये कहानी है। मछली तो चिप्स का पैकेट चाट रही है, वो तो दूध की थैली काट रही है। मछली तो चिप्स का पैकेट चाट रही है, दूध की थैली काट रही है, बोतल के घर में जी रही है और स्ट्रॉ से पानी पी रही है। बोतल के घर में जी रही है और स्ट्रॉ से पानी पी रही है। मछली हो गई सयानी है, बदली उसने कहानी है। अब पॉलीथीन जल की रानी है और मछली को जान बचानी है। अब पॉलीथीन जल की रानी है और मछली को जान बचानी है। अब कहानी सुनाने से पहले कहानी सुनाने का रूल बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, ये अलग कहानी चल रही। एक बार क्या हुआ, शिव जी जो थे वो पार्वती जी को अमरता का ज्ञान दे रहे थे। बोल रहे थे जो मैं सुनूंगा ना तो जो सुनेगा वो अमर होगा। पार्वती जी थी सो गई तो तोता सुन रहा था। अब तोते को पता था कि अगर शिव जी को पता चला कि पार्वती जी सो गई है तो वो कहानी सुनाना बंद कर देंगे। तो वो क्या कर रहे थे, हूँ करते जा रहे थे। वो जो तोता था शुभदेव थे, वो हूँ नहीं शुभदेव तोता, वो आपके तोरण पे होता है ना तोता, वो। तो शुभदेव हूँ करते जा रहे थे और शिव जी ने पूरा ज्ञान दे दिया। फिर शिव जी को पता चला यार ये तो गड़बड़ हो गई, तोते को ज्ञान मिल गया। तो उस दिन उन्होंने कहा कि कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारे भरने वाले को, तीनों को अमरता का ज्ञान हमेशा मिले। तो मुझे चाहिए कि थोड़े से हुंकारे आप भरते रहे, हाँ 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 करते रहे, तो मुझे लगेगा कि कहानी अंदर जा रही है, बाहर नहीं रुक रही। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं। मेंढकों की बस्ती थी, मेंढकों की बस्ती में पानी हो गया था खत्म। ठीक है, तो जितने सीनियर मेंढक थे उन्होंने बोला देखो यार बच्चों, तुम लोग है ना, ये जो पहाड़ है छोटा सा, इसको क्रॉस करो, उस तरफ पानी है, तो तुम लोग जाके पानी देख कर। तो 4-5 ऐसे तगड़े मेंढक जो थे वो तैयार हो गए, बोले हाँ अपन चलते, रेस लगाते, लगाओ रेस। एक मेंढक आया वो 3 टांग का था। कितनी 3 टांग। तो 3 टांग का ये मेंढक आया तो सबने बोला अरे इसको कहाँ रेस में है, ये नहीं कर पाया। क्या बोला, जोर से, ये नहीं कर पाया। उसका नाम क्या था, बहादुर। क्या नाम था, बहादुर। तो सबने बोला बहादुर नहीं कर पाया। अभी ये 5-6 लोग लग गए लाइन और ये रेस लगाना शुरू, भागना शुरू। एक मेंढक जो था ना गिर गया। इधर एक मेंढक गिरा और पब्लिक ने क्या बोला, बहादुर नहीं कर पाया। क्या बोले, बहादुर नहीं कर पाया। फिर गया दूसरा, भागा। एक मेंढक और गिर गया। पब्लिक क्या बोली, बहादुर नहीं कर पाया। फिर एक और भागा बहादुर, फिर बहादुर बच गया और बाकी के 1-2 मेंढक जो थे वो लुढ़कने लगे। लेकिन पब्लिक क्या बोल रही है, बहादुर नहीं कर पाया। फाइनली बहादुर पहुंच गया और अकेले बहादुर ने कर लिया, क्योंकि बहादुर क्या था, बहरा था।
वो 3 टांग वाला मेहनत कर रहा था और आप लोग क्या बोल रहे थे सर? सब लोग ये कह रहे थे नहीं कर पाएगा, नहीं। तो जिंदगी में बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि आप ये नहीं कर पाएंगे, पर आपने को क्या बनना है? बहादुर। अच्छा, कहानियों की दुनिया में चलने के लिए ना एक छोटी सी चीज और करनी पड़ती है, वो टिकट लगता है। मैंने अभी आपसे लिया नहीं है तो आपको टिकट देना पड़ेगा। कहानियों की गाड़ी जब चलती है तो चल के जाना पड़ता है, एक चीज पीछे छोड़नी होती है, वो होता है लॉजिक। कहानियों की दुनिया में लॉजिक नहीं चलता, मैजिक चलता है। तो मैजिक लगाइएगा, लॉजिक नहीं। और चलने के लिए गाड़ी चलानी पड़ेगी। गाड़ी कैसे चलाएंगे? तो एक बार चला देंगे सब मेरे साथ, 1 2 3 एक साथ। अगली कहानी जो है वो जापान की कहानी, बिजनेसमैन की कहानी। आप लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। अब क्या था, जापान में लोगों को मछली खाना बड़ा पसंद। उनको लगता था फिश बड़ी टेस्टी चाहिए, तो क्या करते थे, फ्रेश फिश पकड़ी जाती थी किनारे पर, पकड़ के आई, उन्होंने खाई, उनको मज़ा आया। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी और मछलियाँ कम होने लगी, तो किनारे पर मछलियाँ कम हो। तो किसी ने बोला देखो मछलियाँ मिलती हैं लेकिन कहाँ मिलती हैं? आगे आ जाइए सब लोग, थोड़ा और पास आ जाइए मेरे पास, इस तरफ, अगर पॉसिबल है आप सबके लिए आगे आना। आ जाइए आगे की तरफ आ जाइए प्लीज, सब आगे आ जाइए। तो क्या हुआ, किनारे पर मछलियाँ कम हो गई। किनारे पर मछलियाँ कम हो गई तो क्या करना पड़ेगा? समंदर के बीच में जाके मछली लानी पड़ेगी। तो यहाँ से पुरानी नाव थी उनकी लंबी चौड़ी, उसको लेके उन्होंने सोचा चलते हैं समंदर के बीच से मछली लेंगे। तो समंदर के बीच में जाते हैं, मछली पकड़ते हैं, मछली पकड़ के लेकर आते हैं। तो जापानीज लोगों ने मना कर दिया, मज़ा नहीं है, फ्रेश नहीं है, फ्रेश नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या करें यार, बेटर बोट ले लेते हैं, स्पीड बोट लेते हैं। तो वो स्पीड बोट से जा रहे हैं, दूर तक जा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, वापस आ रहे हैं। पर जापानीज बोल रहे हैं यार मज़ा नहीं है, टेस्ट नहीं आ रहा, फ्रेशनेस खत्म हो। अभी क्या करें? तो किसी ने उनको सजेशन दिया, एक काम करो, अपनी बोट के ऊपर एक बड़ा पानी का टैंक रखो, सारी मछलियाँ पकड़ के टैंक में डाल लो, तो मछली मरेगी नहीं। आप उसे टैंक में डाल लोगे तो जिंदा रहेगी, यहाँ लाओगे तब जाकर उसको अपन मार्केट में बेचेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ऐसा कर लेंगे। उन्होंने ऐसा कर लिया। अभी मैं मछली जो आई ना उसमें मजा नहीं आया, टेस्ट नहीं आया, चक्कर क्या है समझ नहीं आ रहा। तो एक बहुत सीनियर फिशरमैन है, उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, तुम एक छोटी शार्क लो, उस शार्क को भी उस टैंक में डालो। बोले यार ये क्या, खा जाएगी मछली? बोले आप डाल तो दो, ठीक है। तो जितनी मछलियाँ पकड़ते टैंक में डालते और टैंक में एक छोटी सी शार्क डालते। अब वहाँ से आते आते कुछ मछलियाँ तो शार्क खा गई, बाकी मछलियाँ बच गई। अब की बार जितनी मछलियाँ आई सारी फ्रेश, जबरदस्त। क्यों? क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए जिंदा रहना चाहती थी, इसीलिए वो फ्रेश थी, एक्टिव थी। धंधे में भी क्या होता है, कभी कभी एक शार्क डालनी पड़ती है, एम्प्लॉयज़ के साथ भी एक शार्क रखनी पड़ती है ताकि ये फ्रेश रहे, ये एक्टिव रहे, वरना ये पुराने हो जाते हैं, ये सड़ जाते हैं। तो वो फ्रेशनेस के लिए शार्क जरूरी है, ठीक है। अब चलते हैं कहानी में। ये कहानी कोरियन कहानी, कोरियन फोकटेल है, वहाँ की लोक कथा। कोरिया में एक गांव था, उस गांव के पास एक बर्फ का पहाड़ था। उस गांव में लोग रहते थे लेकिन एक टाइगर भी रहता था। तो वो टाइगर जिसको चाहे जब चाहे खा लेता। तो उन लोगों ने बोला भाई साहब अब ना हो पाएगा, या तो हम तुम्हें मार देंगे, बेटर है तुम कहीं और चलो। तो टाइगर से एक तरह का वो पैक्ट हो गया, एक तरह का वो बॉन्ड बन गया। ठीक है, टाइगर ने बोला मैं ऊपर रहूँगा, नीचे तुम लोग। उन्होंने ठीक है। अब काफ़ी वक्त बाद टाइगर अपनी फैमिली के साथ ऊपर, बहुत बर्फ गिर रही है, टाइगर को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। उसको लगा बहुत भूख लग रही है यार, बहुत भूख लग रही है, तो नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे जाते हैं। तो वो नीचे उतरा, रात का अंधेरा था, एक घर के अंदर लाइट जली। तो उसको लगा देखें यार क्या है मार्केट में, क्या खा सकता हूँ। तो जिस घर में लाइट जल रही थी उस घर में एक बच्चा रो रहा था और बहुत बुरी तरह रोता था, भैं भैं करते थे। टाइगर को लगा इस बच्चे को खा जाता हूँ, ऐसा कोई रोता क्या है, बदतमीज बच्चा। वो नीचे उतरा, उसने सुना इतना तेज रो रहा है, इसके घर चलो। तो उसके घर के पास गया, खिड़की के पास पहुंचा, तभी उसकी माँ बोलती है बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, भालू आ जाएगा। तो टाइगर को पहले तो बेइज्जती लगी, बोले भालू आ जाएगा, मैं नहीं हूँ क्या, मेरा नाम भी लेना बंद कर दिया, डरा भी मेरे बच्चे को, कोई बात नहीं। तो फिर वो वहाँ खड़ा होकर देखता है और वो बच्चा चुप ही नहीं होता, वो बच्चा फिर भी भैं 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 चालू हो जाता। तो शेर बोलता है ऐसे बच्चों को खा लेना चाहिए यार, आज के बाद तो यार ये क्या तरीका है, ये जानवरों के नाम से डरते नहीं क्या आजकल?
तो शेर को लगा उसको खाता हूँ, इसकी माँ जो अचानक से बोलती है चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, भेड़िया आ गया। अब शेर को दिल पे लग रही थी, ये क्या तरीका है यार, कोई भी शेर का नाम ले ही नहीं रहा है, व्हाट इज दिस। कोई बात नहीं, इतने में बच्चा फिर रोया। शेर को लगा इसको खा ही लो यार, ये बच्चा किसी काम का है क्या, डर भी नहीं रहा किसी से, इसको खा लेते हैं। शेर उसके घर में घुस ही रहा था, तभी उसकी माँ बोली चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। क्या बोली? शेर आ गया। अब शेर को लगा 2 मिनट रुको, अब इज्जत का सवाल है, ये मेरे नाम से डर रहा है नहीं डर रहा है वो भी तो देखूंगा। तो पीछे होकर देखता है, वो बच्चा 1 सेकंड के लिए चुप होता है और फिर और जोर से रोने लगता। शेर को लगता है इसको तो खाया मैंने, नक्की किया इसको, तो मैं जा ही रहा हूँ। शेर एंटर करने ही वाला था कि इतने में इसकी माँ बोलती है चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, देख छोटे छोटे पेरिसिमन। अब ये पेरिसिमन क्या है? कोरियन कहानी है, मेरे को भी नहीं पता था, मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला वहाँ कोई फ्रूट होता है पेरिसिमन, जैसे अपने यहाँ आड़ू होता है, अपने यहाँ लोग भी आड़ू होते हैं पर फ्रूट भी आड़ू होता है। देखा है ना सबने आड़ू, बरोबर बरोबर। तो उसने वो फ्रूट रखे थे, लेकिन शेर ने वो देखा नहीं। शेर ने देखा कि बच्चा चुप हो गया, शेर घबरा गया। शेर को लगा मार्केट में कोई नया जानवर आया क्या, ये पेरिसिमन कौन है यार, और बच्चा ऐसे चुप हो गया। और उसकी माँ ने बोला देख इतने सारे पेरिसिमन। घबरा के शेर उल्टे पांव वो वापस जाने की तैयारी कर रहा है, वो वापस जा रहा है, इतने में क्या ऊपर एक चोर बैठा, वो चोरी करने आया। वो शेर देख के बेचारा रुक गया था कि चोरी नहीं करो। उसके हाथ में थी एक पोटली, वो पोटली सीधे शेर के ऊपर गिरी। शेर को लगा पेरिसिमन का अटैक हो गया, ये तो पक्का अटैक है भाई, ये तो भाग भाग भाग। और वो शेर भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, बहुत दूर भागा, पैर गिर गया, मतलब पैर फिसल गया, गिर गया, पोटली उसमें से उतरी, सीधे जाके अपने डैन के अंदर अपनी गुफा में पहुंचा। और शेरनी को बोलता है यार मार्केट खराब हो गया यार, आजकल नए जानवर आ गए, कोई पेरिसिमन तेरे को मालूम है? बोले नहीं मेरे को नहीं मालूम। बोले वहाँ पर वो आ गया, अपन नहीं चलेंगे आजकल, आगे बहुत बुरे दिन है यार, शेर लोगों की इज्जत नहीं है, खत्म हो गया सब। चाहे कहानियाँ खत्म हो जाती, पर कहानी क्या बताती है? कभी कभी हम अंदर से शेर होते हैं पर हम फ्रूट से डर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ही नहीं जितना हमारा स्केल है, जितना हम कुछ अचीव कर सकते हैं। खासकर बच्चों के साथ होता है, जिनको लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, चीज़ें खत्म कर लो, नेगेटिव हो जाते हैं, उनको पता नहीं उनके अंदर एक शेर रहता है। तो अगर कभी किसी बच्चे को सुनानी हो तो एक कोरियन कहानी सुनाई हो तो उसको पता चल रहा है उसके अंदर एक शेर है, वो चाहे तो जो कर सकता है। एक कहानी जो हम बचपन से सुन रहे हैं, द हेयर एंड द टॉर्टोइस, सुन रहे हैं सर? क्या कहानी थी? रेस लगी थी किसमें? खरगोश और कछुए में। जीता कौन? कछुआ। और कहानी का मोरल क्या बना था? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, निरंतर जो चलता रहता है वो जीत जाता है। क्या ये सही है? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, क्या आपको सच में लगता है? अभी आपको लगता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होता है? चलिए आप कह रहे हैं बिल्कुल होता है, पर मैंने कहा कहानी थोड़ी बदल देते हैं। नई जनरेशन, आज की जनरेशन पर ये कहानी लिखी जाए तो कैसे लिखी जाएगी, मैंने वो थोड़ा सा बदल दिया कि खरगोश के पोते का कछुए के पोते से बदला लेने का इरादा था। इतिहास के तानों का असर बहुत ज्यादा था और खरगोश के पोते का कछुए के पोते से बदला लेने का इरादा था। अपने माथे पर लगा वो हार का कलंक उसे मिटाना था और कछुए को रेस में हराना था। उसने जाकर कछुए को उसके घर में ललका, बन गया जैसे देश का कोई चुनावी निजाम। कछुआ बोला हाँ हाँ आजा आजा, मैं फिर तुझे हराऊंगा, हाँ हाँ आजा आजा, मैं फिर तुझे हराऊंगा। कछुआ हूँ, कछुआ छाप नहीं हूँ जो बस एक बार परफॉर्म कर पाऊंगा। कछुआ हूँ, कछुआ छाप नहीं हूँ जो बस एक बार परफॉर्म कर पाऊंगा। फिर क्या था? अजी रेस की तैयारियां सुपर फाइन थी, सब कुछ था वहां, बस सारी देखने वालों की भीड़ ऑनलाइन थी। सब कुछ था वहां पर, देखने वालों की भीड़ ऑनलाइन थी। नोटिफिकेशन आते ही शुरू हो गई थी वो ऐतिहासिक दौड़। रेस देखने आ गए थे ऑनलाइन सारे बच्चे, बूढ़े और प्रौढ़। हर तरफ रैबी टॉटू के नारे थे। पूरा नाम तो लेंगे नहीं, जेंजी वाली रेस है, तो हर तरफ रैबी टॉटू के नारे थे। पर वो दोनों कमबख्त वापस फिनिश लाइन की तरफ नहीं आ रहे थे। तभी वहां से घूमती आई वो बूढ़ी बिल्ली, जिसकी रोटी वाले बंदर ने बचपन में उड़ाई थी खिल्ली। याद है ना अपने को वो कहानी भी थी, जिसकी रोटी वाले बंदर ने बचपन में उड़ाई थी खिल्ली।
वो बोली अरे ये जेनजी की रेस है, इसका अलग नज़ारा है। जेनजी समझ रहे सब? जेनजी ये अभी वाले 2000 के बाद वाले बच्चे, ये जेनजी की रेस है, इसका अलग नज़ारा है। ये जेनजी की रेस है, इसका अलग नज़ारा है। वो खरगोश उसी पेड़ के नीचे पहुंचा है और रील बना रहा है। वो खरगोश उसी पेड़ के नीचे पहुंचा है और रील बना रहा है। और वो कछुआ वो चलते चलते थक गया है तो ओला बुला रहा है। वो चलते चलते थक गया है तो ओला बुला रहा है। तो आज की जनरेशन देखो रेस वेस लगाने वाली नहीं है, रील बनानी है, उनको ओला बुलानी है, उनको इतना काम करना है, उनको उतना काम करने देते हैं। अब कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है, मेरे पास समय कितना है? मेरे पास 45 मिनट, 40 मिनट है, ठीक है। ये कहानी है द लेडी एंड द टाइगर। उससे पहले मैं एक और कहानी सुनाना चाहूँगा, दरोगा जी। दरोगा जी एक प्रेमचंद की लिखी कहानी है, बट ह्यूमरस फनी कहानी। उसमें कोई भी प्रेमचंद एलिमेंट नहीं है, लेकिन कहानी बड़ी खूबसूरत लिखी उन्होंने। उसके बाद हम लेडी एंड द टाइगर सुनेंगे। इस कहानी को बहुत सारी आवाज़ों में मैंने डाला है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो आप कहानी अगर ज़रा ध्यान से सुन रहे हैं तो आप हर कैरेक्टर से रिलेट करेंगे कि या क्या इन कहानियों में होता है, कैसे कहानियाँ चली। तो कहानी कुछ यूँ है कि एक बार किसी काम से मेरा लखनऊ जाना, टांगे पे बैठा था। इतने में एक जनाब और मेरे टांगे के सामने आया। टांगे वाला उन्हें बिठाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करता, दरोगा दिख रहे थे, पुलिस वाले, तो बिठाना पड़ा। जैसे ही वो बैठे मेरा ध्यान जरा उस तरफ गया और मैंने उनकी तरफ देखा, बंद कर। तो वो बोले, अजी जनाब देखिए, मैं मानता हूँ कि पुलिस वाले किसी को खास पसंद नहीं आते, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हमें रिश्वत दी जाती है, हम लेते नहीं हैं। अगर हम लेना बंद कर दें तो शहर के बड़े बड़े लोगों को जेल हो जाएगी। आपको तो बस लगता है कि हम गलत हैं, हमारी गलती नहीं है। मैंने उनकी तरफ कहा, देखा कि देखिए ऐसा है, जो काम आप रिश्वत लेके कर सकते हैं वो बिना लिए भी तो कर सकते हैं। अजी जनाब, वो गुनाह तो बेलज्जत हो जाएगा, मतलब मजा ही क्या आएगा। हम भी क्या करें, कुछ तो लेना बनता है। नहीं, मैं उनकी बात का जवाब देने ही वाला था कि इतने में सामने से एक लंबी अचकन टोपी पहने हुए आदमी गुजरा। मियाँ साहब भर रहे थे। इन्होंने सोचा मियाँ साहब को सलाम करते हैं। इन्होंने सलाम किया। वो जवाब देने की जगह गालियाँ देने लगे। उनकी गालियाँ पहले तेज थी, फिर और तेज हो गई। हमारा टांगा भागा तो उन्होंने पत्थर उठाया। पहला पत्थर मेरे कान के पास से निकला, दूसरा पत्थर टांगे वाले के सर से निकला, और तीसरा पत्थर बिल्कुल सही निशाने पर दरोगा जी के घुटने पे आ गया। अब तक टांगा बहुत देर से दूर आ चुका था, पत्थर नहीं आ रहे थे, लेकिन गालियां अब भी आ रही थी। तो मैंने पूछा, क्या हुआ, आपने इनको किसी मुकदमे में सजा दिलाई थी? अरे नहीं साहब, पूछिए मत। अरे मेरा दुश्मन है, मुझे लगा था पुरानी बात भूल गया होगा, लेकिन तो क्या बात थी वो बतानी पड़ेगी। नहीं नहीं, वो लंबी कहानी है। मैंने कहा नहीं, अभी मैंने टाइम पूछा है, कहानी तो आप सुना सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक। जी देखिए, बात ऐसी है, 2 साल पहले मेरी नौकरी लगी थी, पुलिस में नया नया भर्ती हुआ, लखनऊ आया तो एक मासूम से मेरी आंख लग गई। वो ऐसी खूबसूरत बला थी कि मैं क्या बताऊं। आपको बता दूं कि बाजारू औरतें जो होती हैं उनसे प्यार मोहब्बत इतना हो नहीं पाता, लेकिन हमारा हो गया। तो हमारी भी जिंदगी उनके साथ गुजरने लगी, और 2 साल क्या मस्ती में निकले जनाब, क्या बताऊं। फिर क्या हुआ, हमारे ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा ये बेचारी मेरे बिना कैसे रहे। मैं मंसूबे बांधने लगा। 3 दिन उसके घर पे पड़ा रहा। जब मैंने अपनी प्लानिंग सुनाई तो मुझे लगा कि वाकई औरतें समझदार होती हैं। मैंने कहा कि ऐसा करता हूँ, कलकत्ता भाग चलते हैं। अजी छोड़ो नौकरी, नौकरी छोड़ो, अपन कलकत्ता चलते हैं, दुकान खुल लेंगे। तो बोली, अरे नहीं, एक काम करो, आप अपना मकान बनाओ, फिर शादी कर लेंगे, फिर आप क्या रह लेंगे, इसमें क्या बात है। मैं कहा ठीक है। तो मैं चला गया लखनऊ। नई नई पोस्टिंग थी साहब। मैंने उसको वादा किया था कि 2 दिन में मैं तुझे वहां बुला लूंगा। पर लखनऊ पहुंचने के बाद जरा उसकी याद धुंधली पड़ गई। नौकरी थी जनाब, नौकरी थी, क्या करता। तो मैंने उसे बुलाया नहीं, वो आई नहीं। 5 दिन बाद घर से चिट्ठी आ गई कि देखो नौकरी लग गई है, शादी कर लो। तो मैं घर चला गया। महीने भर में मेरी शादी हो गई। अब बीवी साथ आ गई। अब तो उसकी
रही सही याद भी चली गई जनाब, अब कौन याद रखे उसको। मैंने कहा ठीक है। एक दिन उसकी चिट्ठी आई, मैंने सोचा कि पहले जवाब दे देता हूँ, पर अगर बीवी ने पढ़ लिया तो फिर उसको जवाब कौन देगा, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। बड़े वक्त बाद उसके घर गया तो मैंने देखा घर तो बड़ा रंगीन बना लिया मैडम ने यानी मेरे अलावा कोई मिल गया था। कोई बात नहीं, आज दरवाज़ा खटखटा लेते हैं। तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा अरे मैं बशीर। काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। देखो लैला मेरी बात मानो, माना मुझसे गलती हुई, मैं मिलने नहीं आया, वक्त लग गया, लेकिन आज तो आया हूँ, आज तो मिल सकती हो। तो उसने कहा हाँ हाँ रुकिए जरा, और फिर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही मुझे अंदर ले गई और चट से चिट्ठी बंद कर दी। मैंने कहा देखो लैला, माना मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं क्या करता, मुझे तुम्हारी याद बड़ी आई, पर मजबूरी थी। तो वो बोली अब देखिए दिल कहीं और लग गया होगा, मुझसे निकाह तो हुआ नहीं था, कोई बात नहीं, कम से कम मुझसे मिलने तो आए, रहे तो खैरियत से। खैरियत से कहा, बस तुम्हारी याद में घुल रहा था, हर वक्त तुझे ही याद कर रहा था। तो बोली हाँ मेरी याद में घुलते घुलते ही टोन निकल आई है तुम्हारी, पहले से डबल होके लौटे हुए। अरे नहीं लैला ऐसी भी बात नहीं, पर तुमने भी मुझे याद नहीं किया, कभी कोई खत नहीं। तो लैला भड़क गई, अच्छा चिट्ठी लिखी मैंने, शादी की तुमने और बताया नहीं मुझे। लैला अब वो छोड़ो बातें, आया हूँ तो पान तो खिला दो लैला, एक पान तुम्हारे हाथ से खा लूँ तो दिल में ठंडक पड़ जाए। ठीक है पान बनाती हूँ। लैला पान बनाई रही थी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। लैला ये कौन है, कौन शैतान है? मेरे शौहर है। तुम्हारे शौहर है? तुम्हारे पति है? अरे तुमने मुझे बताया लैला, ये क्या बदतमीजी है, पहले बोल देती तो मैं अंदर नहीं आता। ये अब क्या 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 करूँ, क्या ये कैसे आ गया? मुझे भी नहीं पता कैसे आ गया, ये तो रात को आते हैं, आज शाम को चले गए, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? तुमने मुझे बता देती तो मैं चला जाता। तुम्हारी खातिर भी तो करनी थी। पहले तो मन था कि तुम्हें दरवाजे से धुतकार दूँ, यहीं से धक्का दे दूँ, पर फिर मुझे लगा कोई इतना दूर से मिलने आया है तो बेचारे को थोड़ा सा। हाँ अच्छी खातिर करी, समझ गया मैं। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? घर में संडास है? संडास है, सबसे पहले संडास भी जाते हैं। अरे तो पीछे का दरवाजा होगा, कुछ तो होगा घर में। एक कोठरी है। हाँ तो कोठरी खोल दो, मैं कोठरी में चला जाता। नहीं उसमें तो अंधेरा है, सांप बिच्छू कुछ भी निकल सकता है। नहीं मैं उसमें चला जाऊंगा, मेरे को उसमें डाल दो। जनाब मैं कोठरी के अंदर आ गया और तभी दरवाजे के अंदर से, वहाँ मेन दरवाजा जो था वहाँ से वो यमदूत आया। मैंने उसको देखा, लंबा चौड़ा आदमी, ये तो मेरा सर कुचल सकता है एक बार में। अरे तुम सो गई थी क्या? मैं कह रहा हूँ तुम कहाँ थी? उसकी आवाज़ सुन के मुझे डर लग गया। मुझे बताओ कहाँ थी तुम? अंदर ही तो थी। अंदर थी तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मुझे क्या पता आप आए हो? मैं नहीं आया हूँ तो दरवाजा तो खुलेगा भाई। मुझे लग रहा है घर में किसी को छुपाया है तूने, तेरी वजह से मोहल्ले में मैं वैसे भी बदनाम हूँ। तू मुझे बता घर में कौन है? कोई नहीं है, चाहो तो घर देख लो। मैं तो घर देखूंगा। ला चाबियाँ दे। उसने चाबी दी, चाबी का पूछा। अब उस यमदूत ने सबसे पहले उस कोठरी का ताला ट्राई किया। मैं अंदर बैठा था और घबराहट बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा ये आदमी दरवाजा खोल लेगा तो मैं मर जाऊंगा, या खुदा मुझे बचा ले, या खुदा मुझे बचा ले। इतने में वो आदमी बोला कि अरे दरवाजे की चाबी क्यों नहीं लग रही? दरवाजे की चाबी कहाँ है? इसमें कौन सा सोना धरा है जो चाबी चाहिए? सांप बिच्छू निकले तो? अरे काटने दे सांप को, मर जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, पर मुझे मरना है। दरवाजा खोल, आज तू दरवाजा खोल। आखिरकार उसने दरवाजे पर कुछ मारना शुरू किया जिससे दरवाजा टूट जाए। यहाँ हमारे साथ जो बैठे थे अंदर जो दरोगा जी थे वो घबराए हुए थे। अब मुझे क्या करना है? मैंने सोचा किसी तरह से बाहर निकल जाऊँ, ये दरवाजा खुलेगा और मैं चला जाऊंगा, मैं अपना रास्ता बना लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन निकलूं कैसे? तभी मुझे ऊपर एक मचान दिखाई दिया, छोटी सी जगह थी। सोचा इस पर कुचक के इस पर बैठ जाता। मैंने ऊपर चढ़ने के लिए छलांग लगाई तो देखा वहाँ पहले से कोई आदमी उकड़ू बना बैठा था। सर पे साफा था, लंबी अचकन थी, हाथ में घड़ी थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई और जैसे ही चीख निकली उस आदमी ने फिर दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया।
दरवाजे पर मारते मारते वो दरवाज़ा खुल गया। उस आदमी ने मुझे एक हाथ से पकड़ा और बाहर फेंक दिया। आओ तुम आओ, तुम रखते हो तशरीफ घर में, तुम्हें है ना तकलीफ, रुको। और उसने एक छुरा निकाला और छुरा निकाल के मेरे पास आ ही रहा था। जनाब ये तो मैं दरोगा हूँ जो बच गया, वरना तो आज आपके सामने कहानी नहीं सुना रहा होता। मैंने बोला अजी माफ़ कर दो जनाब, मैं तो नौकर हूँ मीर साहब का, वो अंदर बैठे हैं अचकन पहने। कौन मीर साहब? अरे वो अंदर बैठे हैं साफा बाफा लगा के, मैं उनका नौकर हूँ जनाब। तब ये अंदर की तरफ गया और उधर मीर साहब यूँ उल्लू बैठे घबरा रहे थे। उनको अपनी गर्दन से पकड़ा और नीचे की तरफ खींच लिया। वो आकर बाहर गिरे और बोलते जनाब मेरी बात सुनिए, देखिए मैं तो मकान मालिक भाड़ा लेने, मैं नहीं, ये आदमी लाया मेरे को। अच्छा तो तुम इल्जाम लगाओगे इस पर? जनाब वो आदमी इतना गुस्से में था कि उसी वक्त उसने उस मीर की नाक चाकू से काट दी। खून का फव्वारा इधर छूटा और उधर मैं भाग छूटा। मुझे उसके बाद क्या हुआ ये आज तक नहीं पता। मीर साहब जिंदा हैं ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले टांगे के सामने जो पत्थर मार रहे थे मीर साहब ही थे। आपने शायद उसकी नाक नहीं देखी होगी। मैंने कहा हाँ नाक कुछ चपटी तो लग रही थी उनकी। हाँ बस वो नाक कटवाने का गुनाह मैंने ही करा था, मेरी ही वजह से वो नाक कटी थी, इसीलिए आदमी मेरे पीछे पड़ा। मैं क्या करूं जनाब, मेरी गलती नहीं। तो ये थी दरोगा जी, जिसे लिखा मुंशी प्रेमचंद ने और परफॉर्म किया मैंने आपके लिए। अब एक कहानी सुनते हैं, जो कहानी अधूरी रह गई, लिखने वाले ने भी एंड नहीं लिखा, वो चाहता था सुनने वाले एंड डिसाइड करें। तो इस कहानी का एंड आप लोग डिसाइड करेंगे इसमें क्या हुआ। और सच में कहानी है, फ्रैंक स्टैंटन ने लिखी थी 1885 में, कहानी अधूरी है। कहानी है एक रोमन एम्पायर में एक राजा था। वो राजा जो था थोड़ा सा क्रूअल था, मतलब खून कर देगा किसी का, लेकिन थोड़ा क्रिएटिव था, बोले आसानी से खून नहीं करेगा, कुछ अलग तरह से। तो उसने क्या किया, अपने राज्य में एक रूल बना दिया कि जो भी आदमी किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा या किसी को पकड़ा गया तो उसको सजा कैसे देंगे। बीच मैदान में बुलाएंगे, पूरे गांव को बुलाएंगे, सब देखेंगे। मैदान में बैठा हुआ आदमी, वहां पर दो दरवाजे होंगे, राइट और लेफ्ट। राइट लेफ्ट खोलता है, राइट गेट खोलेगा तो उसमें से एक टाइगर निकलेगा, वो उसको खा जाएगा। और लेफ्ट गेट खोलेगा तो उसमें से एक लड़की निकलेगी और उसकी शादी होगी। भले पहले से शादीशुदा, हमें मतलब हम तो कर देंगे इसमें। उन्होंने कहा ठीक है साहब। तो ये रूल बन गया और ये रूल सालों साल चलता रहा। गांव वालों को भी मजा आता था, चलो देख के आए, चलो देख के आए। तो वो लोग देखने आते थे, कभी उसको शेर ने खा लिया, कभी किसी की शादी हो गई। अब क्या हुआ, जो हमारे राजकुमारी थी, राजा की बेटी, वो बड़ी हुई। उसने भी यही देखा कि हमारे यहाँ यही रूल। फिर क्या हुआ, उसे अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार हो गया। प्यार हो गया तो राजा ने कहा देखो ये तो गलत है, ये चलेगा नहीं, रॉयल फैमिली से आप ये कर नहीं सकते ना, तो ये तो गुनाह होगा। तो गुनाह की सजा तो वही जो सबकी होती है। तो 3 दिन बाद इसको ग्राउंड में खड़ा करेंगे, इसको 2 दरवाजों का ऑप्शन देंगे। राइट में खुला तो टाइगर और लेफ्ट में खुला तो लड़की। अब उन्होंने कहा दरवाजों में क्या होगा ये हम नहीं बताएंगे, दरवाजों को शफल कर, आदमी की किस्मत पर है, जो दरवाजा खुला उसकी किस्मत। तो राजकुमारी को पता चला कि अब जो ये चांस है वो 50-50 है। अगर उसने शेर का दरवाजा खोल दिया तो वो बच सकता है और मर जाएगा, अगर लड़की का दरवाजा खोल दिया तो वो बच जाएगा। तो उसने उसके जितने दरबारी थे उन लोगों से बात करी, दरबारियों से पूछा क्या तैयारी चल रही है। तो बोले हमने एक बड़ा सा शेर ले लिया है, वो एक बार में खा के खत्म कर देगा। और बोले लड़की, बोले वो आपकी एक दासी है जिससे कभी कभी बात करने आता था, जो सबसे सुंदर लगती है। राजा जी ने कहा कि लड़की एकदम अच्छी रखना, शादी हो तो अच्छी हो जाए। तो राजकुमारी को थोड़ी सी चिंता हो गई, पर कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होना ही। तो उन्होंने उनको मैदान में खड़ा कर दिया। राजकुमारी आके बैठी, वो लड़का मैदान में आके खड़ा हुआ और उसने देखा राजकुमारी वो बैठी है। तो उसने राजकुमारी को ऐसे झुक के सलाम किया और वो मन ही मन जानता था कि राजकुमारी पता कर चुकी है कि कौन से दरवाजे में लड़की है, यानी कौन से दरवाजे में जिंदा है। वो चाहता था कि अब तुम मुझे बस एक इशारा कर दो क्या करना है। तो उस राजकुमारी ने क्या किया, अपना हाथ ऐसे राइट हैंड जो था वो उठाया और अपने सोफे पे रखा जहाँ बैठी थी, फिर वापस राइट हैंड अपनी जगह रखी।
तो लड़के को लगा कि ठीक है राइट का दरवाजा खोलना है, और ये कहानी है खत्म हो गई। अब आप लोग बताएंगे कि दरवाजे में क्या नहीं था। लड़की ने बताया कि राइट का दरवाजा खोलना है, दरवाजे में क्या है वो लड़की तो जानती है पर हम नहीं जानते। तो आप बताएंगे आपके हिसाब से राइट में क्या था? सर कह रहे टाइगर था। सब डिसाइडेड है टाइगर ही था। उन्होंने कहा मेरा नहीं तो किसी का नहीं, निपटाओ इसको। जोरदार, किस्सा ही खत्म। और कोई है जो दूसरी कोई राय रखना चाहता है? सबको लगता है कि नहीं किस्सा ही खत्म। प्यार और जंग में सब प्यार और जंग में सब जायज है, सर ने कह दिया, यानी किस्सा वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो हमारी जो यहाँ की जनता है उसने डिसाइड किया कि लड़की ने डिसाइड किया था कि इसको मार दिया जाए, इसका एंड कर दिया। जबरदस्त। अब क्या हुआ, इसी कहानी में एक एक्सटेंशन आया। जैसे हमें नहीं पता था कहानी में क्या हुआ, वैसे एक राज्य के और लोग आए, उन्होंने बोला यार वहाँ क्या हुआ था बताओ तो सही। बोले सर देखो ये कहानियाँ जो है ना ये बहुत लंबी होती हैं, इन कहानियों को सुनने के लिए फिर कहानियों में जाना पड़ता है, और सब लोग कहानी सुनने वाले मूड में रहते नहीं है थोड़ी देर। तो आप बताओ क्या आगे कहानी सुनानी है या नहीं सुनानी है? हाँ सुनने ही बैठे थे, बहुत ही बढ़िया। एक इस कहानी का एक्सटेंशन तो मैं मतलब एंड की तरफ जाऊंगा, पर एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ महाभारत से। सबने महाभारत के बारे में तो सुना ही, कर्ण के बारे में सब जानते हैं। कर्ण के साथ क्या हुआ था अंत में, उसको लोग कहते हैं कि भाई गलत हुआ, उनका रथ का पहिया धंस गया है ना, उनकी विद्या चली गई और बहुत सारी चीजें हुई। तो ये कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। महाभारत काल से पहले सतयुग और द्वापर युग के बीच में, जब महाभारत आई, जब सतयुग चल रहा था उसके बीच में एक राजा था दंभोधाव। दंभोधाव के साथ ये था कि उसको बनना था अमर, जैसा सबको बनना। तो उसने सूर्यदेव की पूजा करी और सूर्यदेव से कहा कि सूर्यदेव अमरता का वरदान दो। सूर्यदेव ने कर दिया मना। उन्होंने कहा हम अमरता का वरदान नहीं देंगे, ये दे नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि मुझे 1000 कवच दो, आप मुझे 1000 कवच दो। हर कवच को तोड़ने के लिए किसी को 1000 साल प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, मतलब तपस्या करनी पड़ेगी, फिर कवच टूटेगा। कवच टूटेगा, उसके बाद जो तोड़ेगा वो मर जाएगा। तो सूर्यदेव ने कहा ये तो अमरता ही हो गई, बात तो वही है, घुमा फिरा के बोल रहे। बोले नहीं आप तो दे दो। तो उन्होंने दे दिया, क्योंकि सूर्यदेव की पूजा किसी ने नहीं की। ब्रह्मा विष्णु महेश को सब पूज रहे थे, सूर्यदेव को किसी ने ऐसे नहीं पूजा, तो उन्होंने दे दिया। तो दंभोधाव जो था उसका नाम पड़ गया सहस्त्र कवच, यानी 1000 कवच। अब ये 1000 कवच के साथ चलने लगे और चलते 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 इन्होंने पूरी दुनिया पर अपना राज कर लिया। अब बात आई कि इनको रोके कैसे, ये मर तो रहे नहीं। तब वापस विष्णु जी के पास गए और उनसे पूछा कि साहब कैसे रोके थे। उन्होंने कहा एक काम करते हैं। विष्णु जी ने कहा मैं अवतार लेता हूँ, मैं अवतार लूंगा, अंश अवतार नर नारायण। एक नर और एक नारायण, ये दोनों मिलकर तपस्या करेंगे। इनकी आत्माएं जुड़ी हुई होती हैं, तो एक तपस्या कर रहा होगा, दूसरा लड़ेगा। जैसे ही वो कवच तोड़ देगा वैसे ही ये जीवित हो जाएगा, यानी ये मर जाएगा, और दूसरा वाला तपस्या से उसको जीवित कर देगा। तपस्या महामृत्युंजय मंत्र की तपस्या करेंगे और जो मरा है उसको जीवित करेंगे। तो ये दोनों मिलके युद्ध करते हैं और एक एक करके कवच तोड़ना शुरू करते हैं। पहले नर तपस्या करते हैं, नारायण कवच तोड़ते हैं, नारायण तपस्या करते हैं, नर कवच तोड़ते हैं, एक एक करके ये तोड़ रहे हैं। 999 कवच जो थे वो टूट जाते हैं, और 999 कवच टूटने के बाद में दंभोधाव को लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो वो सूर्यदेव की शरण में चला जाता है। नर नारायण उसके साथ जाते हैं उसको मारने के लिए। तो सूर्यदेव कहते हैं देखो इसने मेरी तपस्या की थी, इतनी तपस्या की थी कि इसको ऐसे मरने नहीं दूंगा, तो मैं इसको बचा रहा हूँ, लेकिन ये किसी को परेशान नहीं है। तो नर नारायण ने कहा देखो कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं। तो वो माने नहीं, आखिरकार उसको बचा लिया। उसके बाद दंभोधाव फिर से पैदा हुआ और वो बना सूर्यपुत्र कर्ण, जिसके पास एक कवच था। जो पहले के 999 टूट गए थे, उसके बाद एक कवच उसके पास बचा था। वो कवच वो लेकर आया, सूर्य ने उसको देकर भेजा और तब वो कहलाया सूर्यपुत्र कर्ण।
और उस एक कवच की वजह से आखिर तक वो लड़ता रहा, लेकिन उसे तोड़ा किसने? नर और नारायण के अवतारों ने। नर बने अर्जुन और नारायण बने श्री कृष्ण, जिन्होंने फिर अवतार लिया, और अवतार लेने के बाद उन्होंने दम्भोधाव को यानी कर्ण को फिर से अपनी जगह दिखाई, उसको मृत्यु तक पहुंचाया और ये बताया कि कर्मों का फल आपका पीछा नहीं छोड़ता, चाहे आप कुछ भी करें। हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, जिस तरह से बताया जाता है कि कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अब आप लोग मुझे कोई कहानी सुनाना चाहें तो सुना सकते हैं, नहीं तो मैं वो कंट्रोल करते थे दिल्ली। यहां क्या हुआ कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में कोबरा बढ़ने लगे, तो अंग्रेज डर गए कि ये कोबरा बढ़ेंगे तो लोगों को काटेंगे, तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की। उन्होंने कहा कोई भी दिल्ली का आदमी अगर कोबरा की लाश लेकर आएगा तो उसको सो एंड सो इनाम दिया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, अब वो कोबरा पकड़ने में लगे। अब क्या हुआ, दिल्ली में काफी पकड़े जा चुके थे और पुलिस खुश थी, अंग्रेज खुश थे कि चलो ठीक है कोबरा आ रहा है, कोबरा आ रहा है, पकड़े जा रहे हैं। पर हमको लग रहा था कोबरा आने बंद नहीं हो रहे, ऐसा क्यों हो रहा है कि कोबरा खत्म ही नहीं हो रहे, इतने कितने हो गए। फिर उन्होंने पता करवाया तो लोगों ने क्या किया था, कोबरा पालने शुरू कर दिए। उनको लगा कि देखो जंगली कोबरा पकड़ना मुश्किल है, कोबरा पाल के उसे मारना और ले जाना आसान है, तो अपन फालतू मेहनत क्यों कर रहे हैं, अपन कोबरा पाल लेते हैं। तो उन्होंने कोबरा पालने शुरू कर दिए। कोबरा इतने पाल लिए कि पुलिस डर गई, उनको लगा मालिक ऐसे तो ये कोबरा लाते रहेंगे और मैं पैसा देता रहूंगा। तो उन्होंने क्या किया, स्कीम बंद कर दी। स्कीम बंद कर दी, लोगों ने कोबरा पालने बंद कर दिए, जो थे वो दिल्ली में छोड़ दिए। तो दिल्ली में जितने कोबरा थे उससे 10 गुना ज्यादा कोबरा हुआ। ये कहानी एक मैनेजमेंट लेसन की तरह है कि जब आप इंसेंटिव पॉलिसीज अप्लाई करते हैं तो कई लोग इंसेंटिव के चक्कर में काम करते हैं, इंसेंटिव बंद हो जाता है, उसके बाद वो काम बंद कर देते तो आपके काम को ज्यादा नुकसान होता है। ऐसी एक कहानी है द मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस में क्या हुआ, एक गांव में बंदर हुए थे, तो वहां ऐसा था कि बंदरों से तरसते लोग। तो एक बाहर से शहर से आदमी आया, उसने कहा एक काम करो, मुझे बंदर पकड़ के दो, मैं हर बंदर के 10 रुपये दूँ। तो लोग 100 बंदर पकड़ लें और 1000 रुपये उसने गाँव वालों को दे दिए। अब बोला अब आ रहा हूँ, एक काम करो, हर बंदर के 20 रुपये दो। तो लोगों ने और मेहनत करी, बंदर पकड़ेंगे, बंदर पकड़ेंगे, बंदर पकड़ेंगे। तो जहां से मिल रहा है वहां से पकड़ रहे हैं, लेकिन अब मिल नहीं रहे। तो भी उन्होंने कोशिश करके बंदर पहुंचा दिया। अब इन भाई साहब ने बोला एक काम करो, 25 रुपये दो। अब लोग बोर हो गए, नहीं यार इतने तो बंदर ही नहीं, कहाँ से पकड़ेंगे। उसने कहा चलो ठीक है, मेरा बिजनेस खत्म होने वाला है, मैं जाने वाला हूँ, मुझे और बंदर चाहिए। तो एक काम करना, मैं 50 रुपये एक बंदर के दूँगा, तुम बंदर दे दूँगा, बट मैं जा रहा हूँ, मेरा असिस्टेंट पकड़ेगा, उससे ले लेना पैसे। तो ये भाई साहब चले गए, लोग असिस्टेंट के पास गए, डील कर गए, बोले यार तेरे पास तो बंदर है, तो एक काम कर 35 रुपये हमसे ले ले, हमें बंदर दे दे, हम 25-50 में ले लेंगे वहाँ से। तो उस मैनेजर ने कहा हाँ आइडिया तो ठीक लग रहा है, तुम एक काम करो 35-35 रुपये दे दो, बंदर ले जाओ। उसके बाद से उस गांव में बंदर तो बहुत हैं, लेकिन कोई खरीदार आया नहीं है, और वो 50-50 रुपये देने वाले जो हैं वो ढूंढ रहे हैं कि ये मंकी बिजनेस कौन कर रहा था यार, इसको पकड़े, इसका हिसाब करें जरा। तो जिंदगी में कई बार प्राइसिंग को लेकर, क्योंकि आप लोग वैसे भी प्राइसिंग पर ही सारा का सारा खेल है कि आपने माल 5 रुपये ज़्यादा काट दिया और 10 रुपये इधर कहानी हो गई, तो पूरा मार्केट गोल हो जाता है, पूरा मार्केट चेंज हो जाता है। बहरहाल ये मुझे बताइए कि यहाँ कहाँ से लोग आए हैं, एमपी से कौन कौन? वेरी गुड। और महाराष्ट्र से कितने लोग? महाराष्ट्र से तो 3 के लोग महाराष्ट्र से, और गुजरात से भी हमारे पास। सुपर 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 सुपर। तो आप लोग चाय मंगवा रहे हैं? For joining all of us here. बचपन में कहानियाँ दादी और नानी सुनाती थी, और अब हमारे पास रजत इज देयर, सो आप रजत को अगर सुनना चाहते हैं तो प्लीज रेडियो सिटी पे ज्वाइन कर लेंगे या मच।
थैंक यू। और देरी ना करते हुए आप